हेलो, नमस्कार, आदाब सलाम। मैं हूं असद मिर्जा, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम विश्व दर्पण। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के जापान यात्रा के बारे में और वहां पर हो रहे क्वाड समिट की। लेकिन उस पर आने से पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपने हमारा चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे फौरन सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो जैसे ही फेसबुक और यूट्यूब पर अपलोड हो वो फौरन आपके इनबॉक्स तक पहुंच सके। तो आइए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के जापान दौरे की और वहां पर होने वाले क्वाड समिट की। हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी का जापान दौरा किस मकसद के तहत हो रहा है, वहां पर क्वाड मीटिंग क्यों हो रही है और क्वाड मीटिंग के क्या मायने हैं, और आखिर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन सब से भारत को क्या हासिल होगा। तो आइए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 23 मई को जापान पहुंचे थे। जापान पहुंचने पर उनका बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के निमंत्रण पर हुई है, जो कि उन्होंने 14वें हिंदुस्तान जापान एनुअल समिट के मौके पर मार्च में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी को दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर जापान में रहने वाले हिंदुस्तानियों से भी मुलाकात की और उनके साथ बातचीत की। वहां पर उनका वेलकम एक जापानीज बच्चे ने हिंदी में बोलकर किया, जिससे कि वो बहुत प्रभावित हुए और साथ ही खुश हुए। कल ही यानी कि 23 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्तलिफ जापानीज कंपनीज के सीईओज और बड़े अफसरों से मुलाकातें की और उनके साथ हिंदुस्तान और जापान के ट्रेड रिलेशंस और खासतौर से इंजीनियरिंग के शोबे में या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दोनों देशों के दरमियान ताल्लुकात बढ़ाने के ऊपर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और जापान के रिलेशंस बहुत पुराने हैं और हम इन रिलेशंस को और आगे ले जाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ मिलकर तरक्की करें और इस तरक्की में जापान हिंदुस्तान की काफी मदद कर सकता है। जैसे कि वो फिलहाल हिंदुस्तान के कुछ बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स में, जैसे कि हाई स्पीड ट्रेन सर्विसेज या बुलेट ट्रेन बनाने के प्रोजेक्ट्स में शामिल है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान भी हिंदुस्तान और जापान के दरमियान ताल्लुकात बहुत बेहतर रहे और दोनों मुल्कों ने एक दूसरे की मदद एक बहुत बड़ी हद तक की थी। अब बात करते हैं आज होने वाले क्वाड समिट की। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल अलायंस, इसका मतलब है कि इस अलायंस में, जिसको क्वाड का नाम दिया गया है, उसमें 4 मुल्क शामिल हैं। ये 4 मुल्क हैं हिंदुस्तान, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। यूं तो क्वाड की शुरुआत सन 2007 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश जब अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और मनमोहन सिंह हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे, उस जमाने में होने वाली सुनामी के बाद अमल में आई थी और इसका मकसद था कि एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जा सके कि सारे मुल्क, अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी किसी एरिया में होती है और खास तौर से इंडो पैसिफिक यानी कि हिंदुस्तान और बहरुल अलकाहिल के क्षेत्र में या हिंद और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में, तो ये सारे मुल्क इकट्ठा मिलकर उस नेचुरल कैलेमिटी का भरपूर तरीके से मुकाबला कर सकें। लेकिन आने वाले वर्षों में ये अलायंस अपनी अहमियत तकरीबन खोता चला गया और एक वक्त ऐसा आया कि क्वाड सिर्फ नाम के लिए क्वाड रह गया था और उसके तहत में इन चारों मुल्कों के दरमियान, इन चारों देशों के दरमियान कोई भी काम ऐसा नहीं हो रहा था जिसे आप बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव या हाई लेवल काम कह सकें या प्रोग्राम कह सकें। लेकिन सन 2017 में इसे दोबारा डोनाल्ड ट्रंप के जमाने में रिवाइव किया गया और उसमें एक नई जान फूंकने में डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया। इसका नए स्वरूप में या नए शेप में पहला समिट सन 2021 में हुआ था और ये दूसरी मर्तबा है
कि क्वाड के सारे मेंबर ममालिक के, सारे मेंबर कंट्रीज के और देशों के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर दूसरी मर्तबा एक दूसरे से आमने सामने मिल रहे हैं। पिछले साल क्वाड का समिट वर्चुअली आयोजित किया गया था, लेकिन इस मर्तबा अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बनीज, जापान के प्रधानमंत्री फ्यूमियो किशिदा और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी, ये चारों लीडर्स मिलकर एक दूसरे से आमने सामने क्वाड को आगे ले जाने की बात करेंगे। आइए अब बात करते हैं कि इस क्वाड समिट में इस मर्तबा ऐसा क्या अहम ऐलान हो सकता है कि चारों मुल्कों के चारों लीडर्स एक जगह इकट्ठा हुए हैं। इसमें सबसे पहले सरे फहरिस्त आता है एक नया इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जिसे नाम दिया गया है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर पार्टनरशिप, यानी कि IPEFP। और इसके तहत अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन का कहना है कि उनका ख्याल है कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम यानी कि IPEF एक ऐसा नया इकोनॉमिक सिस्टम बना सके जिससे कि ना सिर्फ ये चार मुल्क या ये चार कंट्रीज बल्कि इस रीजन की दूसरी कंट्रीज भी इस फ्रेमवर्क में शामिल होकर एक दूसरे की इकोनॉमिक, मुआशी या आर्थिक मदद करें और उसके साथ ही साथ एक दूसरे के लिए आर्थिक सहयोग के नए नए रास्ते तलाशने में एक दूसरे का सहायक बने। साथ ही उनका ये कहना था कि मेरा मानना है कि IPEF एक लचीला यानी कि लचकदार, टिकाऊ और एक सबको शामिल करने वाला मैकेनिज्म बनाना चाहता है। इससे पहले अमेरिका ने सदर ओबामा के दौरे इक़्तिदार में या ओबामा के टेन्योर में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप शुरू की थी, लेकिन वो भी पहले जिस तरह से क्वाड बिल्कुल मंजर आम से हट गया था, वो भी मंजर आम से हट गई है। और अब ऐसा नजर आ रहा है कि सदर जो बाइडेन ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप को बिल्कुल खत्म करके क्वाड की नई इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम के लिए अपनी सारी एनर्जीज, अपनी सारी कोशिशें लगाना चाहते हैं। और इसके साथ ही साथ उसमें शामिल चारों मुल्क के अलावा इसमें अभी तक 13 और देशों ने भी अपनी सहमति जाहिर की है कि वो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में शामिल हो जाएंगे। अब इस फ्रेमवर्क की सबसे अहम बात के ऊपर आते हैं, और वो ये है कि इस फ्रेमवर्क के जरिए प्रेसिडेंट जो बाइडेन इस पूरे साउथ एशियन रीजन में और ग्लोबल सतह के ऊपर भी, यानी कि आलमी या विश्व स्तर के ऊपर भी चाइना की मोनोपोली को, चाइना की इकोनॉमिक माइट को या चाइना की आर्थिक पावर को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से एक ऐसा नया मैकेनिज्म बनाया जा सके जिससे कि पूरी दुनिया में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का जो काम है उसकी लीडरशिप अमेरिका के ही हाथ में हो, और पूरे दुनिया में होने वाले ट्रेड या तिजारत का बड़ा हिस्सा अमेरिका से ही शुरू हो। और साथ ही साथ जिस तरीके से चीन ने पूरी दुनिया के ट्रेड के ऊपर अपनी मोनोपोली कायम करने में बहुत हद तक कामयाबी हासिल कर ली है, उसे किसी तरीके से खत्म किया जा सके। यानी कि इस पूरे IPEF का असल मकसद चीन को उसी के क्षेत्र में एक तरीके से चैलेंज करना है। इस IPEF फ्रेमवर्क के ऊपर चीन की तरफ से बहुत शदीद रद्द अमल सामने आया है। अपने रिस्पॉन्स में चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने कहा है कि मुझे ये समझ में नहीं आता है कि एक ऐसे वक्त में जब दुनिया बहुत मुश्किल आर्थिक हालात से गुजर रही है तो हम एक नया फ्रेमवर्क क्यों बना रहे हैं, जबकि हमारे पास इस इलाके के या इस रीजन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट या आर्थिक तरक्की के लिए हमारे पास रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो कि आसियान के तहत कायम की गई थी पहले से ही मौजूद है। लेकिन चूंकि उस RCEP में अमेरिका शामिल नहीं है, इसी वजह से अमेरिका इस नए IPEF को सामने लेकर आया है ताकि ग्लोबल लेवल पर उसकी लीडरशिप बनी रहे और वो किसी भी तरीके से ग्लोबल ट्रेड में चीन की हैसियत को खत्म करने की सारी कोशिशें कर सके।
IPEF के समर्थकों का कहना है कि जिस तरीके से श्रीलंका में जो अभी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, उसके अलावा दूसरे मुल्कों में भी जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, उसमें बड़ी हद तक एक अहम किरदार चीन ने अदा किया है, लेकिन वो इसके बारे में कोई सबूत मुहैया कराने में अभी तक नाकाम रहे हैं। हम अमेरिका की तरफ से IPEF के लिए उसकी पूरी सपोर्ट का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने 2 साल के अरसे के बाद एशिया का टूर किया है और इस टूर में भी उन्होंने अपनी बातचीत का जो पूरा फोकस है वो डिफेंस के बजाय IPEF यानी कि इकोनॉमिक या आर्थिक मामलों के ऊपर ज्यादा दिया है। क्वाड को दोबारा से रिवाइव करने या उसमें दोबारा जान फूंकने का असल मकसद ये था कि किस तरीके से पूरे साउथ एशियन रीजन में चाइनीज मिलिट्री को या चाइनीज डिफेंस सिस्टम को किस तरह से शिकस्त दी जा सकती है, इसका मैकेनिज्म तैयार किया जाए। इसके लिए अमेरिका ने सन 2021 में क्वाड को दोबारा एक तरीके से शुरू किया था और उसके साथ ही साथ उसने ऑस्ट्रेलिया, यूके के साथ में ऑकस भी कायम किया था। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक इस मर्तबा के क्वाड समिट में अमेरिका का और सदर जो बाइडेन का पूरा फोकस इकोनॉमिक या आर्थिक या मुआशी मामलों के ऊपर रहने की संभावना है और इसमें डिफेंस से रिलेटेड बहुत कम बातचीत सामने आने की या कोई फैसला होने की उम्मीद की जा रही है। लेकिन अगर सदर जो बाइडेन किसी भी तरीके से IPEF को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने में कामयाब हो जाते हैं जो कि साउथ एशियन रीजन में किसी तरीके से चाइना की मोनोपोली को कम कर सके, तो वो उनकी कामयाबी मानी जाएगी और आने वाले वक्तों में उनको उनकी इस कामयाबी से याद किया जाएगा। उम्मीद है आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। हमें अपनी राय से कमेंट बॉक्स के जरिए आगाह कराते रहें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने WhatsApp, Instagram, Facebook और Twitter अकाउंट पर जरूर शेयर करें।